चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोलियोमाइलिटिस से, ठीक ना। पोलियो जो आप जानते हैं, ठीक ना, बहुत हद तक आप इसके सिम्टम को भी नोटिस किया होगा, अपने सराउंडिंग में आप कुछ केसेस नोट किया होगा पोलियो का। तो चलिए हम लोग पोलियो का टू द पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पोलियोमाइलिटिस जो है, पहले आप नोट कर लें कि पोलियोमाइलिटिस जिसे हम इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं पैरालिसिस वर्ड क्यों है डिजीज में? क्योंकि इसमें ना आप नोटिस किए होंगे कि लोअर लिम्स का मतलब लेग का, ठीक ना, पैरालिसिस नोट किया होगा आपने। सेंसलेसनेस देखते होंगे पेशेंट में, पैरों में हो जाता है। और इन्फेंटाइल इसलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि ये चिल्ड्रन में ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। तो चिल्ड्रन में इन्फेक्शन के कॉमन होने के वजह से और एज सिम्टम पैरालिसिस होने के वजह से हम लोगों ने इसे इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी नाम दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस डिजीज का इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि चाइल्डहुड में ही हो। इन्फेक्शन लाइफ के किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक ना। पोलियो का इन्फेक्शन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ चाइल्डहुड में ही, एनी एज में इसका इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पोलियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले कॉजल एजेंट का नाम देख लीजिए। पोलियोमाइलिटिस वायरस कॉजल एजेंट है, और पोलियो का जो कॉजल एजेंट है वो आरएनए वायरस है, ठीक है। आप सोचते होंगे हमारे बॉडी में पोलियो वायरस कैसे आ जाता होगा, पोलियो का इन्फेक्शन कैसे होता है। तो चलिए आप याद रखिए, ये वायरस जो है सबसे पहले हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। और ये वायरस अपना नंबर सबसे पहले हम लोगों के एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ाता है, ठीक है। याद रखिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन होगा, मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल में पैथोजन आएगा, तो आने का एक ही रास्ता हो सकता है और वो है फीकल ओरल रूट। यानी इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के साथ, या कह लीजिए फीकल मैटर के साथ, लैट्रिन के साथ जो पोलियो वायरस है वो बाहर आता है, और हेल्दी पर्सन में ये ओरली अंदर आ जाता है। एंट्री हेल्दी बॉडी में ओरली होता है, विया माउथ होता है। कैसे हो सकता है? तो अनक्लीन हैंड्स के थ्रू हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू हो सकता है। तो याद रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। तो समझ रहे ना। तो पोलियो का जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्टेड पोलियो में जो फर्स्ट इन्फेक्शन होता है पेशेंट में, वो एलिमेंट्री कैनाल का होता है। वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल में आता है, और वायरस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना, बॉडी में, इन्फेक्टेड बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और फिर एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ये वायरस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। और उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे स्पेशली याद रखिएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है उसे डैमेज करता है। आप जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो नर्वस टिश्यू से बना होता है, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड में आने पे ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को डैमेज करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होगा? जस्ट मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि पोलियो वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी बॉडी में जो पोलियो वायरस का आना है वो फीकल ओरल रूट से होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर के साथ वायरस बाहर आएगा, और हेल्दी बॉडी में जो इसकी एंट्री होती है वो ओरली होती है, ठीक ना। आप देखिए ये पॉइंट जो लिखा है मैंने, वायरसेस कम आउट विथ इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज। पेशेंट के, इन्फेक्टेड पर्सन के इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के साथ ये वायरस बाहर आता है, और हेल्दी पर्सन में ये कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू
ओरली बॉडी में चला आता है, हेल्दी बॉडी में ओरली इसकी एंट्री होती है। ठीक है, सिम्टम्स पे पोलियो में आप पोलियो में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। पोलियो में आप कॉजल एजेंट और उसका न्यूक्लिक एसिड ध्यान रखिए, और कहाँ का इन्फेक्शन है, तो एलिमेंट्री कैनाल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है, ये इसको ध्यान में रखिए। सिम्टम्स से तो ऑलमोस्ट आप इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। आपको मैं बता दूं इसमें कौन कौन से सिम्टम्स स्पेशली नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए कि एक सिम्टम पर्टिकुलरली जो नेक है ना, ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे एलिमेंट्री कैनाल में तो ये अपना नंबर बढ़ाता है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर को डैमेज करता है, साथ ही साथ ये स्केलेटल मसल्स जो हमारे हैं, ठीक ना, स्केलेटल मसल्स जो वॉलंटरी मसल्स हैं, इनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने वाला जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, ठीक ना, जो एसिटाइल कोलिन केमिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं स्केलेटल मसल्स को, तो मोटर न्यूरॉन को भी ये वायरस डैमेज करता है। सुना ना, तो याद रखिए स्केलेटल मसल्स के मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो स्केलेटल मसल्स के लिए एसिटाइल कोलिन जो वहाँ पे केमिकल स्टिमुलस है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। रिजल्टेंट मसल की जो फिजियोलॉजी है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा, मसल फिजियोलॉजी रुक जाएगी, मसल्स को स्टिमुलस नहीं मिलेगा लॉन्गर पीरियड तक, तो धीरे धीरे जो मसल्स हैं ना वो श्रिंक होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, और इसी को आप पैरालिसिस कहते हैं। आपने पोलियो पेशेंट में नोटिस किया होगा कि उनका पैर मसल्स बिल्कुल सूख जाते हैं, बोन्स जो है ना वो अपैरेंट हो जाते हैं, बोन्स क्लियरली बाहर से नजर आने लगते हैं, लगता है बोन्स दिख रहे हैं, सराउंडिंग मसल्स जो है वो पूरी तरह से श्रिंक कर जाता है। तो पोलियो के केसेस में मसल्स क्यों श्रिंक कर जाते हैं, क्योंकि लॉन्गर पीरियड तक उनको केमिकल स्टिमुलस नहीं मिलता, उनका रिलेटेड मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। रिजल्टेंट मसल्स बहुत दिनों तक नॉन फंक्शनल रहने के वजह से धीरे धीरे उनके सेल्स डेड होने लगते हैं, मसल फाइबर्स डेड होने लगते हैं, और मसल जो है वो श्रिंक करता चला जाता है। समझ रहे हैं ना, तो पीयूष कुमार का आंसर मिल गया होगा ये एक्ट कैसे करता है। ठीक ना, सिम्टम्स क्या नोटिस करेंगे, तो ये जो नेक है ना ये पूरा हार्ड हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, नेक एकदम, नेक रीजन जो है ना एकदम से कड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है, नेक में मूवमेंट जो है वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है पोलियो पेशेंट में। और नेक को जो हम लोग आगे की तरफ बेंड करते हैं, ऐसे मोड़ना जो करते हैं ना हम लोग, नेक को फॉरवर्ड जो हम लोग बेंड करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, तो काफ़ी पेनफुल कंडीशन के वजह से, स्टिफनेस के वजह से नेक को हम पेशेंट जो होते हैं ना वो आगे फॉरवर्डली, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड ये बेंड नहीं कर पाते, मोड़ नहीं पाते नेक को। ठीक ना, तो इनएबिलिटी टू बेंड हेड फॉरवर्ड, स्टिफनेस ऑफ नेक, नेक में काफ़ी हार्डनेस आ जाती है। ठीक ना, एंड पैरालिसिस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स, जैसे पैर के स्केलेटल मसल्स में पैरालिसिस हो गई, मसल श्रिंक कर गए। ठीक ना, और साथ ही साथ हाई फीवर, फीलिंग ऑफ चिल, और पूरे बॉडी पे पेन पेशेंट को फील होता है। तो ये सिम्टम्स याद रखेंगे पर्टिकुलरली आप। ठीक ना, ये फर्स्ट सिम्टम और सेकंड सिम्टम को मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मसल्स में पैरालिसिस होती है, बॉडी ऑर्गन्स में पैरालिसिस होती है, ये तो आपका वेल नोन सिम्टम है पोलियो के केस में। ये दो इनिशियल सिम्टम जो मैंने लिखा है इसको आप जरूर मेमोराइज करके रखिएगा। ओके, वैक्सीन्स जो हैं, तो पोलियो में जो वैक्सीन्स हैं हम लोगों ने दो तरह के वैक्सीन्स को डेवलप किया है। एक लिखा है मैंने ओरल पोलियो वैक्सीन, और दूसरा लिखा है मैंने इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ठीक ना, ओपी भी, ठीक ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, आपने पोलियो ड्रॉप्स जो देखा होगा, सुना होगा। ठीक ना, तो ये ओपी भी है जो हम बच्चों को पिलाते हैं। ठीक ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसे इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड जो वैक्सीन है ना वो एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, उसको मसल्स में इंजेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है,
इन सारे वैक्सीन के टाइप को मैं इसी चैप्टर में जो टॉपिक आएगा वैक्सीनेशन, उसमें हम लोग टाइप ऑफ वैक्सीन में डिस्कस करेंगे कि ये जो वैक्सीन हैं पोलियो के वो किस तरह के वैक्सीन हैं। ओके बच्चों, अनदर इंपॉर्टेंट पॉपुलर वायरल डिजीज पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनदर पॉपुलर वायरल जो डिजीज है वो है डेंगू। डेंगू आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पॉपुलर डिजीज है हमारे पॉपुलेशन में कि इसका एक वेरी शॉर्टकट डिस्कशन तो बनता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग, अंजलि का क्वेश्चन है भाई पैरालिसिस को पूरी तरह से क्योर नहीं बाबू, पैरालिसिस जो होता है ना पोलियो केसेस में जो पैरालिसिस होते हैं वो परमानेंट हैं, अब वो इरिवर्सिबल है। ठीक ना, कंडीशन को एज प्रीवियस नॉर्मल नहीं किया जा सकता। एक बार पैरालिसिस अपीयर हो गया तो लाइफ टाइम रहता है। ओके, आईपीवी का जो फुल फॉर्म है, मैं बैक आ जाता हूं, कोमल का भी रिक्वेस्ट है कि आईपीवी का फुल फॉर्म तो मैं लिख दे रहा हूं इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ठीक ना, या आप इनएक्टिवेटेड भी रीड कर सकते हैं। एक्चुअली जो वैक्सीन होते हैं, ठीक ना, उनका एक टाइप होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मैं टाइप ऑफ वैक्सीन में इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो याद रखेंगे आप इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आईपीवी का फुल फॉर्म है। ठीक ना, इनएक्टिवेटेड याद रखिए, इसके जगह पे ना आप इनएक्टिवेटेड याद रखिए, इनएक्टिवेटेड। आप अभी फिलहाल एक्टिवेटेड वैक्सीन्स, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स पे अभी मत फोकस करिए। इसी चैप्टर में मैं क्लासिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा ना वैक्सीन्स के टाइप्स, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम कब वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड कहते हैं। इसी चैप्टर में आपको वैक्सीन्स, टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, तो जस्ट वेट फॉर वैक्सीनेशन टॉपिक। अनदर डिजीज पे आ गए हम लोग। ठीक है, पीयूष कुमार समझ रहे हैं ना। अनुपम कुमार का भाई एक सवाल है कि डेंगू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं, सजेस्ट करूंगा अनुपम कि आपको डेंगू को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार ध्यान में रखना चाहिए, समझ रहे ना, क्योंकि ये आपका बहुत ही पॉपुलर वायरल डिजीज है ह्यूमन पॉपुलेशन का, और एनसीईआरटी में नहीं होने के बावजूद भी जो पीएमटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे क्वेश्चंस 5 to 10% आउट ऑफ एनसीईआरटी से आते रहे हैं। ठीक ना, ऑल क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस जंप करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को टच करने के लिए जो सराउंडिंग में पॉपुलर टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना अच्छा रहता है, बैलेंस्ड वे में तरीके से। ठीक ना, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। ओके, तो चलिए डेंगू का कॉजल एजेंट हम लोग डिस्कस करते हैं। डेंगू जिस वायरस से होता है उसे हम आर्बो वायरस कहते हैं। डेंगू का जो कॉजल वायरस है, कॉजल एजेंट, आर्बो वायरस नाम क्यों रखा हम लोगों ने, क्योंकि याद रखिए इस वायरस का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन एक मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है, और मॉस्क्यूटो फाइलम आर्थ्रोपोडा से आते हैं। तो हम लोगों ने इस वायरस का ट्रांसमिशन एक आर्थ्रोपोड वेक्टर के द्वारा होता है, मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है, इसीलिए हम लोगों ने इस वायरस का नाम आर्बो वायरस रख दिया है। आप डिटेल पढ़िए, आर्बो का फुल फॉर्म क्या है, तो आर्थ्रोपोड वर्ड से आर ले लिया, ए आर, एंड बोर्न से हमने बी ओ ले लिया। आप आर्थ्रोपोड वर्ड से ए आर, ठीक ना, लेटर सेलेक्ट कर लीजिए, और बोर्न से आप बी ओ ले लीजिए, तो जो वर्ड क्रिएट होगा ना वो होगा आर्बो, आर्बो वायरस। ठीक ना, तो डेंगू आर्बो वायरस से होता है। आर्बो वायरस का फुल फॉर्म हो गया आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। क्यों कहा आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, समझ गए आप, क्योंकि इस वायरस का ट्रांसमिशन एक आर्थ्रोपोड वेक्टर के द्वारा होता है, और उस आर्थ्रोपोड वेक्टर को हम टाइगर मॉस्क्यूटो कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये जो मॉस्क्यूटो है इसके विंग पे
ठीक ना। विंग्स तो वाइट कलर के होते हैं, विंग्स कलरलेस होते हैं मॉस्किटो के। तो वाइट जो विंग्स हैं मॉस्किटो के, उस पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। जैसे आपने बाघ देखा होगा, ठीक ना, टाइगर देखा है, तो उस पे आपने देखा होगा बॉडी पे ब्लैक लाइंस होते हैं टाइगर के। उसी तरह से इस मॉस्किटो के विंग पे, ठीक ना, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको टाइगर मॉस्किटो नाम दिया है। और इस मॉस्किटो का जो जूलॉजिकल नेम है वो आप देख रहे हैं ना, एडिस एजिप्टी, ठीक ना, जो टाइगर मॉस्किटो का जूलॉजिकल नेम है। तो इसी मॉस्किटो के बाइट से डेंगू का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया? बाइट ऑफ फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक ना। मैं आपको यहां पर एक बात नोट कराना चाहूंगा कि जो मॉस्किटो होते हैं वो फीड करते हैं पॉलेंस पे, नेक्टर पे, और जब उनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो एक्स्ट्रा ब्लड की जब रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रीडिंग सीजन में अपने एम्ब्रियोज को नॉरिशमेंट, एग्स के नॉरिशमेंट के लिए जो फीमेल मॉस्किटो हैं अपने ब्रीडिंग सीजन में वो ब्लड सक करती हैं, ताकि ब्लड जो है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इमीडिएट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ना ब्लड सक करती हैं। मेल मॉस्किटो ब्लड सक नहीं करता, वो सैंग्यूवोरस नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप इसको, और वो पॉलन और नेक्टर पे फीड करता है। ओके, ठीक है। अब तो डेंगू में जो ट्रांसमिशन है आप समझ गए। याद रखिए, डेंगू का जो कॉजल एजेंट है वायरस, उसको हम लोगों ने फ्लैबी राइबो वायरस भी, दो नाम है वायरस का, डेंगू वायरस का दो नाम है। कौन कौन? एक आर्बो वायरस और एक कौन नाम है? फ्लैबी राइबो वायरस। आप ध्यान दीजिए, फ्लैबी जो वर्ड है, फ्लैबी, इसका सेंस होता है येलो, ठीक ना, और राइबो जो वर्ड है वो आरएनए के लिए। आप याद रखिए, ये जो वायरस है डेंगू वायरस, इसका न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, पूरा नाम आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में जो वर्ड है राइबो, उसको सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और फ्लैबी जो है उसका सेंस होता है येलो। आप ये याद रखिए, यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो मॉस्किटो है ये वेक्टर है 3 डिजीजेज में, ये एक वेक्टर है, ठीक ना। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा सिर्फ डेंगू का ही ट्रांसमिशन नहीं होता, ये वेक्टर है 3 डिजीज में। कौन कौन 3 डिजीजेज हैं? तो येलो फीवर, डेंगू, और एक है तो एक और कौन है भाई? तो वो है चिकनगुनिया, ठीक ना। तो याद रखेंगे आप, ये जो टाइगर मॉस्किटो है 3 डिजीजेज में वेक्टर है, और ये तीनों जो डिजीजेज हैं नाम लिखा मैंने, येलो फीवर, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये तीनों वायरल इन्फेक्शंस हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के, और इस तीनों डिजीज से आप एक ग्रुप बना दें, तो इस तीनों डिजीज का जो ग्रुप बना उसमें फर्स्ट नॉन जो डिजीज है वो है येलो फीवर। और येलो फीवर में लीवर का इन्फेक्शन होता है और जॉन्डिस सिम्टम के तौर पे अपीयर होता है, ठीक ना। येलो फीवर का जो केस है वायरल इन्फेक्शन है ये, और इसमें भी ट्रांसमिशन टाइगर मॉस्किटो के द्वारा होता है। लीवर जो है वो पेशेंट का इन्फेक्टेड होता है और उसके ब्लड में बिलिरुबिन काउंटिंग बढ़ जाता है, उसकी आईज, स्किन, नेल्स येलोविश हो जाते हैं, जॉन्डिस जैसा सिम्टम अपीयर होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस वायरल इन्फेक्शन का नाम येलो फीवर रखा है। और इस पूरे ग्रुप से एडिस एजिप्टी के द्वारा जो 3 डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं, ठीक ना, तो उसमें फर्स्ट नॉन डिजीज है येलो फीवर, और यही से हम लोगों ने नाम, एक वर्ड डेराइव किया है येलो से, फ्लैबी। फ्लैबी जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, फ्लैबी का सेंस होता है येलो, ठीक ना। तो याद रखिए, ये जो वायरस है उसके ग्रुप का नाम रखा हम लोगों ने फ्लैबी राइबो वायरस।
क्या आप मैटर समझ रहे हैं कि वायरस का नाम फ्लैवी राइबो वायरस क्यों है? ओके और यहाँ पे मैंने आपको एक साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो टाइगर मॉस्क्यूटो है, ठीक ना, एडिस एजिप्टी जो है, ये तीन डिजीज का, ठीक ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू, इन तीनों का ट्रांसमिशन इस मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है। और इस ग्रुप में से पहला नोन जो वायरल इन्फेक्शन है वो येलो फीवर है। इसीलिए हम लोगों ने इस कॉजल एजेंट के नेमिंग में फ्लैवी वर्ड यूज किया है, ठीक ना। डेंगू जो होता है अनुपम, ये येलो फीवर में जो है ना, कोई देखो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो कोई ना कोई हमारा बॉडी ऑर्गन तो इन्फेक्टेड होगा ही ना। मैंने डेंगू में नहीं कहा कि लीवर इन्फेक्टेड होता है, मैंने येलो फीवर में कहा कि लीवर इन्फेक्टेड होता है। और अनुराग, जॉन्डिस के बहुत सारे कारण हैं, आप याद रखिए जॉन्डिस जो है, स्वर्णदीप का भाई क्वेश्चन है, येलो फीवर देखो, और येलो फीवर और हेपेटाइटिस जो दोनों डिजीज हैं, इनमें सिम्टम सेम है लेकिन दोनों का कॉजल एजेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक ना। हेपेटाइटिस जो है उसका कॉजल एजेंट आरएनए वायरस भी है और डीएनए वायरस भी है, लेकिन येलो फीवर का जो कॉजल एजेंट है वो आरएनए वायरस है। संजोग से हेपेटाइटिस और येलो फीवर में सिम्टम्स और इन्फेक्टेड ऑर्गन सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डेंगू में, डेंगू के दो टाइप हैं, क्लासिकल डेंगू फीवर एंड हेमोरैजिक डेंगू फीवर, ठीक ना। डेंगू के दो फॉर्म, कैसे आप दोनों फॉर्म को, डेंगू के दोनों फॉर्म को कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाइएगा, तो इसके लिए मैंने क्लासिकल डेंगू फीवर के कुछ सिम्टम्स लिख रखे हैं, ठीक ना, और हेमोरैजिक डेंगू फीवर में भी सिम्टम्स लिख रखा है मैंने, ठीक ना। तो क्लासिकल डेंगू फीवर में देखिए सेवियर हेडेक होता है, काफी सर दर्द होता है। शिवम का मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों डिजीज हैं इसमें टाइगर मॉस्क्यूटो कॉमन वेक्टर है, लेकिन तीनों के जो वायरसेस हैं वो अलग अलग हैं, ठीक ना। तीनों डिजीज जो हैं वो अलग अलग वायरसेस के द्वारा होती हैं। फिलहाल आप आगे बढ़िए टॉपिक को, ठीक ना, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्लासिकल डेंगू फीवर में सिम्टम हो गया कि काफी ज्यादा फ्रंटल हेडेक होता है, ये सामने ललाट जिसको कहते हैं आप, तो वहां पे तेज दर्द होता है, ये सर दर्द काफी ज्यादा होता है, ठीक ना। और ये देखिए पेन बिहाइंड आईज, जो आपकी आईज हैं उसके पीछे, ठीक ना, आईज के पीछे दर्द महसूस होता है। जब आईज में आप मूवमेंट कराएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, पेशेंट को दर्द महसूस होता है, ठीक ना। मसल्स और जॉइंट में पेन होता है और लाल लाल दाने निकल आती हैं, रैशेस अपीयर होती हैं चेस्ट और लिम्स में, ठीक ना, हाथ पैर और चेस्ट रीजन में रैशेस निकल आती हैं। साथ ही साथ वोमिटिंग क्लासिकल डेंगू फीवर का सिम्टम है, ठीक है। कल्पना का क्वेश्चन है भाई कि चिकनगुनिया का सिम्टम क्या है। आप मैं बता दूं आपको कि चिकनगुनिया जो है वो एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डबल डप, ठीक ना। डबल डप का मतलब क्या है, याद कीजिए आप बचपन में कैसे चलते थे, क्या आज आप वैसे ही चलते हैं? आपने जब चलना शुरू किया था तो आप चारों पैर पे चलते थे, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब दोनों को यूज करते थे, और उस तरह से चलना अब आप नहीं करते हैं, अब आप हैंड लिम्ब के बल पे चलते हैं। तो चिकनगुनिया जो है वो ज्वाइंट का इन्फेक्शन है और सीवियर ज्वाइंट पेन होता है। इतना ज्यादा ज्वाइंट पेन का लेवल होता है चिकनगुनिया में कि आदमी को चलने के लिए अपने चारों लिम्ब का यूज करना पड़ता है, ठीक ना। बचपन में जैसे चलते थे ना वैसे चलना पड़ता है, इतना ज्यादा ज्वाइंट पेन होता है। तो चिकनगुनिया में डबल्ड अप का सेंस होता है, अफ्रीकन वर्ड का, ठीक ना। चिकनगुनिया टर्म जो है ना वो अफ्रीकन लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक ना। और चूंकि आप जानते हैं कि जो मॉस्क्यूटो बोर्न इन्फेक्शंस होते हैं, मॉस्क्यूटो का पॉपुलेशन ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा होता है, तो जो भी मॉस्क्यूटो बोर्न इन्फेक्शंस होंगे वो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं पृथ्वी पे, अर्थ पे, वहाँ पे वो इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होंगे, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, डेंगू, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज में केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं।
हाँ, फलक, ठीक ना, एक साथ चेस्ट और लिम्स पे ना एक साथ सेम टाइम सिमुल्टेनियसली, ठीक ना, रैशेस अपीयर होती हैं। अब जरा क्लासिकल डेंगू फीवर को हेमोरेजिक डेंगू फीवर से डिफरेंशिएट कर लीजिए सिम्टम्स के बेसिस पे। ठीक ना, हेमरेज जानते हैं आप, हेमरेज मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। तो इस तरह के डेंगू में, ठीक ना, हेमोरेजिक जो, जिसको हम लोगों ने हीमोरेजिक डेंगू फीवर लिखा है, आप नोटिस कीजिए मैंने लिखा है कि हमारी जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं, माउथ, नोज और साथ ही साथ जो हमारे मसूड़े हैं, गम्स, ठीक ना, इनसे ब्लीडिंग होती है और साथ ही साथ स्किन के नीचे भी ब्लीडिंग होते रहती है। माउथ, नोज, अंडर स्किन, गम्स से ब्लीडिंग होने के वजह से हम लोगों ने इस डेंगू का नाम हीमोरेजिक डेंगू फीवर रखा है, ठीक ना। साथ ही साथ पेट दर्द होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना हेडेक होता है, यहाँ पे ना स्टोमक पेन लिखा है मैंने, ठीक है। और सांस लेने में परेशानी होती है और लगातार बहुत जल्दी जल्दी वॉमिटिंग होता है इसमें। रुपेश, हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में नहीं हैं, ठीक ना, हम सब का मोस्ट ऑफ इंडिया का जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। ओके, तो डेंगू पे आप इस तरह से ध्यान रखिए, कॉजल एजेंट, ठीक है, और ट्रांसमिशन कैसे, ठीक है, और थोड़ा सा सिम्टम्स पे ध्यान रखिए क्योंकि डेंगू काफी कॉमन है हम लोगों की पॉपुलेशन में, ठीक है। क्वेश्चन है भाई कि अंडर स्किन ब्लीडिंग क्यों होती है। ये याद रखेंगे आप कि डेंगू में ना प्लेटलेट्स काउंटिंग काफी कम हो जाता है, ठीक है, और प्लेटलेट्स काउंटिंग जो 50,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स काउंटिंग जब इतना से नीचे चला जाएगा, बिलो हो जाएगा, ठीक ना, तो फिर हमारे बॉडी में ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और स्किन के नीचे जो ब्लीडिंग होती है, कोई मतलब डेंगू इन्फेक्शन में ब्लीडिंग का कारण है प्लेटलेट्स काउंटिंग का कम हो जाना, ठीक ना। कब ये ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो जब प्लेटलेट्स काउंट इतना से कम हो जाएगा ना, तब आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल नंबर होता है, ठीक ना, वो होता है इस रेंज में, और डेंगू में प्लेटलेट्स काउंटिंग कम हो जाती है और जब इससे कम हो जाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अनदर वायरल डिजीज पे आते हैं। तो अनदर वायरल डिजीज जो है उसे हम लोगों ने चूज किया, कौन सा, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। पेशेंट में सिम्टम होता है, रेबीज के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको पानी से डर लगता है, इसीलिए हम लोगों ने इस डिजीज का नाम हाइड्रोफोबिया रखा है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, ठीक ना। सिम्टम के बेसिस पे हम लोगों ने रेबीज का ये नेमिंग कर रखा है, ठीक है। किस वायरस से होता है ये, वायरल डिजीज है, देख रहे हैं ना, रैप्डो वायरस इसका कॉजल एजेंट है, ये भी आरएनए वायरस है। और रैप्डो का मीनिंग है, रैप्डो वर्ड क्यों लिखा हम लोगों ने, रॉड शेप्ड वायरस है ये, इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है रैप्डो वायरस। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होगा, आप जानते होंगे भाई कि ये पागल कुत्तों के काटने से, रैबिड डॉग्स के बाइट से, रैबिड मतलब मैड, जिनका ब्रेन डिस्टर्ब है, जिनका ब्रेन डैमेज हो रहा है, तो रैबिड, ठीक ना, रैबिड मतलब मैड, डॉग्स, मेनली डॉग्स, चूंकि हमारे सराउंडिंग पॉपुलेशन में ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ डॉग के बाइट से ही ट्रांसमिशन जरूरी नहीं है। ऐसे जो रैबिड एनिमल्स हैं, इनमें भी यदि मान लीजिए ये इन्फेक्टेड हो गए हैं, ठीक ना, इस वायरस से, ये अदर मैमल्स यदि इन्फेक्टेड हो गए हैं और इनके काटने से हम लोगों में ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके, हाँ, तो इसका डेंगू फैटल हो सकता है भाई, ठीक ना, डेंगू में जान जाती है, ठीक है। और आपको याद होगा एक बार दिल्ली में काफ़ी डेंगू फैला हुआ था, तो दिल्ली एम्स के एक, ठीक ना, सेम एक सेशन में ना 3 डॉक्टर का डेथ हो गया था। दिल्ली एम्स जैसे, ठीक ना, इंडिया के मेडिकल साइंस का जो एक पिलर है, वहाँ के 3 डॉक्टर मर गए थे डेंगू से। बिल्कुल फैटलिटी है डेंगू में, ठीक है। आप याद रखिए कि ये जो डिजीज है, इसमें जब वायरस आपके बॉडी में आएगा तो सिम्टम आने में 10 दिन से लेकर के 1 साल तक लग सकता है। जैसे मान लीजिए आज किसी रैबिड डॉग ने बाइट किया, काटा,
और आपके बॉडी में वायरस चला आया तो सिम्टम्स आने में इतने दिन लग सकते हैं, और आप जानते हैं कि इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक ना। इसमें सिम्टम्स याद रखिए, पानी से डर लगता है, और जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुत्तों के मुंह से लार टपकते रहता है हमेशा, तो ऐसा ही एक पेशेंट में भी सिम्टम अपीयर होता है, मुंह से लार निकलते रहता है, टपकते रहता है। और चूंकि याद रखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का इन्फेक्शन है, ठीक ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन की टिश्यू डैमेज होती है, तो सिम्टम के तौर पे पेशेंट में दिखता है कि पेशेंट एकाएक कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पांव पटकने लगता है, और फिर उसके बाद वो एकदम से सुस्त पड़ जाता है, शांत पड़ जाता है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है उसमें। तो इस तरह से अल्टरनेटली, ठीक ना, एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट और डिप्रेशन जैसे पीरियड्स आते हैं पेशेंट में, ठीक ना। ये आप नोटिस करिए, मैंने जो लिखा है, ठीक ना। तो ऐसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं इस केस में, और गला पूरा भर जाता है, चॉक्ड थ्रोट, उनको पानी निगलने में, खाना निगलने में काफ़ी पेनफुल स्वालोविंग होती है, पूरा गला भरा होता है, चॉक्ड हो जाता है, ठीक ना, स्वालोविंग में प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे स्पेशली याद रखिएगा, जो रेबीज है ना 100% फैटल है, यदि प्रॉपर टाइम पे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो डेथ श्योर है पेशेंट का, ठीक ना, क्योंकि इसमें ब्रेन डैमेज होता है। ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है, और ब्रेन जब डैमेज होता है तो हम पेशेंट को बचा नहीं पाते। शिवप्रिया का क्वेश्चन है कि भाई मान लीजिए कि एक आदमी जो है उसको रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है, वो किसी दूसरे आदमी को काट ले तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इन्फेक्शन होने के लिए, और इन्फेक्शन आप एक चीज ध्यान पे रखिए, इन्फेक्शन का मतलब डिजीज नहीं होता, इन्फेक्शन का मतलब होता है पैथोजेंस का बॉडी में आना। अब पैथोजेंस हमारे बॉडी में आ गए तो हो सकता है वो कम नंबर में आए, या उस पर्टिकुलर पैथोजेन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो सिर्फ पैथोजेन के आने से ही डिजीज हो जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक ना। जरूरी नहीं, इन्फेक्शन का मतलब सिर्फ पैथोजेंस का आना, उसके बाद का स्टेप है डिजीज। ये तब डिजीज अपीयर होगा इन्फेक्शन के बाद जब पैथोजेंस का मल्टीप्लिकेशन रेट हमारे इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडीज फॉर्मेशन रेट से ज्यादा होगा, तब इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट होगा। देखिए, तो बच्चे शिकायत करें कि बफरिंग हो रहा है। चलिए, तो डायग्नोसिस के लिए आप एक याद रखिएगा कि जो आप जानते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्फेक्शन है, ब्रेन का इन्फेक्शन है, न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स में कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जमा हो जाते हैं, और इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स को, साइटोप्लाज्म में जमा होने वाले मटेरियल्स को, पार्टिकल्स को हम नेग्रिज बॉडीज कहते हैं। तो कैसे डायग्नोसिस करेंगे, ठीक ना। चूंकि याद रखिए, डिमेंशिया, पागलपन के बहुत सारे कारण हैं। रेबीज से ही डिमेंशिया हुआ है पेशेंट को, पागलपन आया है। इसके लिए हम लोग कैसे डायग्नोज करेंगे, तो यदि न्यूरॉन्स में नेग्रिज बॉडीज पाए जाते हैं, जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं, जो इस इन्फेक्शन के केस में बन जाते हैं न्यूरॉन्स में, यदि ये न्यूरॉन्स में हैं तो इसका मतलब है कि वो रेबीज से सफर कर रहा है। ओके, तो रेबीज पे आपको बेसिक आइडिया हो गया। अब हम अनदर पे आते हैं, ठीक ना। अब यहां से टॉपिक थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, और हम लोग फंगल डिजीजेस को डिस्कस शुरू करेंगे। स्लाइड जो है वो चेंज होगा, और आपको स्लाइड सेंड कर दिया जाएगा क्लास के बाद, ठीक ना। तो ये हम लोगों ने बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस डिस्कस कर लिया, बहुत सारे वायरल डिजीजेस को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग फंगल डिजीजेस और हेलमिंथल डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। ऑल बैक्टीरियल डिजीजेस, ऑल वायरल डिजीजेस जो आपको पढ़ना चाहिए वो फिनिश हो चुका है। सौमिल का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल रेबीज का जो केस है ना, उसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है। सही क्वेश्चन, ठीक ना, जवाब है आपका भी, कोमा में पेशेंट जा सकता है, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, स्लाइड आपके सामने, ठीक है। चलिए, फंगल डिजीज, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जो फंगल डिजीज पढ़ना है, तो एक ही फंगल डिजीज आपको पढ़ना है। कौन सा? उस डिजीज को हम रिंगवर्म कहते हैं या डिजीज को टीनिया कहते हैं। यहां पे आपको ध्यान देना है बाबू कि ये जो फंगल डिजीज है, इसके टीनिया का स्पेलिंग याद रखिए, ध्यान दीजिए। आप यदि टीनिया को ऐसे स्पेल कर देते हैं तो ये फ्लैटवर्म का नाम है, ठीक ना। और यदि आप ऐसे स्पेल करते हैं तो ये फंगल डिजीज है। थोड़ा यहाँ पे आपको केयरफुल होना है, ओके। तो फंगल डिजीज कौन सा पढ़ेंगे आप? रिंगवर्म। आप याद रखिए, इस फंगल डिजीज का कॉजल एजेंट कौन है? तो याद रखिए, 3 जीनस, 3 जेनेरा, फंजाई के 3 जेनेरा इस डिजीज के कॉजल एजेंट हैं। कौन कौन? नाम याद रखना है आपको। ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। रुपेश कुमार, फाइलेरिया पे भी हम लोग आएंगे बाबू, ठीक ना। हेलमिंथल डिजीज आपके इस सिलेबस में जो भी है, आप नोटिस करेंगे कि एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, ये 2 हेलमिंथल डिजीज पढ़ना है आपको। फंगल डिजीज के जस्ट बाद यही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पे याद हो गया, 3 जेनेरा फंजाई के इस डिजीज के कॉजल एजेंट हैं, पहले तो ये याद रखिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी का जो हिस्सा रिलेटिवली ज़्यादा वार्म होता है और जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है आपके बॉडी के जिन हिस्सों पे, वार्म और मॉइस्ट एरिया जो आपके बॉडी के हैं, रीजन्स हैं, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपके 2 फिंगर के बीच का जो हिस्सा है, तो यहाँ पे आपके नहाते समय बहुत देर तक ये एरिया मॉइस्ट रहता है। या फिर आर्मपिट वाला जो हिस्सा है, या फिर आपका जो ग्रोइन रीजन है, ग्रोइन रीजन, बॉडी और लेग के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस हिस्से को हम ग्रोइन रीजन कहते हैं। तो ऐसे कुछ हिस्से हैं जो जनरली हमारे बॉडी में थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा वार्म रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत देर तक पानी वगैरह लगा रहता है, मॉइस्ट ज़्यादा रहता है रिलेटिवली। तो जो वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज हैं हमारे बॉडी में, वहाँ पे वो फेवरेबल कंडीशन होता है फंजाई के सर्वाइवल के लिए। और उनके स्पोर्स जो होते हैं एयर में हमारे बॉडी पे, जब वो डिपॉजिट होंगे तो स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए, उनके फंजाई में डेवलप होने के लिए वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन जो होता है ना, वो फेवरेबल होता है, ओके। तो याद रखिए, ये फंगल इन्फेक्शन वैसे जगहों पे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जैसे आप नहाते हैं तो आपका जो है बाल बहुत देर तक भीगा रहता है, तो वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा देर तक मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये स्किन का, नेल्स का, हेयर्स का इन्फेक्शन है, ठीक ना। मेनली स्किन इन्फेक्टेड होता है, बॉडी के डिफरेंट एरियाज के जो स्किन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक टर्म बताना चाहूँगा, इन्फेस्टेशन लिखा है मैंने। आप याद रखिए, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, यदि उनका सुपरफिशियल अटैक होगा, वो स्किन तक सीमित रहेंगे, उनका डीप एंट्री नहीं होगा, तो हम इसे इन्फेस्टेशन कहेंगे। व्हाट इज इन्फेस्टेशन? तो दिस इज सुपरफिशियल अटैक ऑफ पैथोजेंस। इन्फेक्शन नहीं कहेंगे। इन्फेक्शन तब कहते हैं जब पैथोजेंस का डीप इंजरी हो, पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर आ जाएं, इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करें, उन पे अटैक करें, तो हम पैथोजेंस के आने को इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन उनका अटैक पैथोजेंस का स्किन तक सीमित हो, सुपरफिशियल अटैक हो, तो इन्फेक्शन टर्म ना यूज करके इन्फेस्टेशन टर्म यूज करते हैं, ओके। तो याद रखिए कि ये इस रिंगवर्म में ना इन्फेक्शन वर्ड ना यूज करें, आप इन्फेस्टेशन वर्ड यूज करिए, ठीक है। सिम्टम्स क्या आएंगे? तो सिम्टम्स देख रहे हैं, ड्राई स्केली लेशंस, स्किन पे पपड़ी जैसे सूखे हुए से
घाव निकल आते हैं, ठीक ना। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, फिगर जो मैंने सामने रखा है आपकी एनसीईआरटी का फिगर है ये, ठीक ना। तो इस हिस्से में आपने नोटिस किया होगा दांत वगैरह समझ रहे होंगे, उसमें सूखा, ठीक ना, विदाउट फ्लूइड, जो स्केली करने का मतलब है पपड़ी जैसा, ठीक ना, और सूखा, ड्राई का सेंस है मतलब इसमें पस ना हो। तो इस तरह के जो घाव निकलते हैं ना, सूखे पपड़ी जैसे जो घाव निकलते हैं, तो ये सिम्टम है इस रिंगवर्म फंगल डिजीज में। और साथ ही साथ उसमें खुजली होती है, इचिंग सेंसेशन होता है, ध्यान रखेंगे आप। और ये जो रिंगवर्म है डिजीज का नाम है, ठीक ना। तो रिंगवर्म जैसे टीनिया क्रूज ये डिजीज का नाम है जो एक तरह का रिंगवर्म है। आप याद रखिए कि पेशेंट का ग्रोइन रीजन और पेरिनियम रीजन जब इन्फेक्टेड होगा ऐसे फंगस से, तो हम डिजीज का नाम, रिंगवर्म का नाम टीनिया क्रूज रखते हैं। मतलब रिंगवर्म का अलग अलग नाम रखा है हम लोगों ने, हमारा कौन सा हिस्सा इन्फेक्टेड है उसके बेसिस पे। ओके, तो याद रखेंगे आप, ठीक है, कि यदि ग्रोइन रीजन इन्फेक्टेड होगा, पेरिनियम जो होता है वो एनस के अराउंड जो रीजन होता है उसको हम पेरिनियम कहते हैं, एनस के नजदीक जो हिस्सा है। तो यदि वो हिस्सा हमारा वहां का स्किन इन्फेक्टेड होता है तो इसे हम टीनिया क्रूज कहते हैं। यदि हमारा फुट इन्फेक्टेड होगा, फुट रीजन का स्किन इन्फेक्टेड होगा, तो हम रिंगवर्म का नाम टीनिया पेडिस रखते हैं, जिसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं। इस डिजीज को एथलीट्स फुट भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा स्पेशली पूछा जा सकता है, रिंगवर्म नाम न दे करके एथलीट्स फुट का कॉजल एजेंट कौन है, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स थोड़ा मुझे लगा इंपॉर्टेंट कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। पेरिनियम जो होता है ना, आपको मैं बता दूं कि एनस के आसपास या अराउंड एनस जो हिस्सा होता है ना, उसे हम पेरिनियम कहते हैं। ओके, और टीनिया बार्बी, रिंगवर्म को टीनिया बार्बी कब कहेंगे? तो जब हमारे फेस का स्किन, जो दाढ़ी का हिस्सा है, बियर्ड का जो हिस्सा है ना, वहां का स्किन इन्फेक्टेड होगा तो टीनिया बार्बी। और जब खोपड़ी, सर में इन्फेक्शन होगा, सर के स्किन, ठीक ना, सर रीजन, हेड रीजन का जब स्किन इन्फेक्टेड होगा तो हम इसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो याद रखिए, इन्फेक्टेड पर्सन का हम यदि टॉवेल शेयर करते हैं, कपड़ा शेयर करते हैं, कंघी शेयर करते हैं, ठीक ना, तो ट्रांसमिशन होता है इस फंगल डिजीज का। ओके, तो इस फंगल डिजीज में आपको सबसे ज्यादा क्या फोकस, कैसे सारा, आप यदि एवरी डिजीज का सारा पॉइंट तो आपसे याद नहीं होगा, तो फंगल डिजीज जो आपको रिंगवर्म पढ़ना है, इसमें जो कॉजल एजेंट हैं 3 जेनेरा ऑफ फंजाई, इसका नाम आप याद रखिए, ठीक ना। और जहां पे ये जो मैंने रिंगवर्म का नेमिंग किया है ना, इसका थोड़ा रीडिंग डालते रहिए, खास तौर पे कि एथलीट्स फुट कहाँ का रिंगवर्म है, टीनिया बार्बी और टीनिया कैपिटिस, ये तीनों रिंगवर्म के नाम हैं। और इसमें कहाँ का स्किन इन्फेक्टेड होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल्पना का भाई है कि देखिए, ये जो लिखे ना, यूजिंग कंटामिनेटेड सॉइल, जैसे आप याद रखिए ना कि जो फंगल स्पोर्स होते हैं एयर में, ठीक ना, तो वो जहां तहां की मिट्टी में भी गिरे हो सकते हैं। और हम सब जो हैं, यदि नाखून बड़ा रखते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, और यदि वो मिट्टी कॉन्टामिनेटेड है, फंगल स्पोर्स हैं उसमें, तो उसको यूज करने, ठीक ना, किसी भी काम में आप यूज कर रहे हैं या हाथ मिट्टी से सना हुआ है, तो इससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके स्वर्णदीप, ये लीजिए, हेलमिंथल डिजीज पे आ गए हम लोग, ठीक है। हेलमिंथल डिजीज मतलब जो वर्म से डिजीज होती हैं उनको पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। वर्म से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनको हम हेलमिंथल डिजीज कहेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि वर्म्स जो हैं, आप जानते हैं 2 तरह के हैं, फ्लैट वर्म्स जिनके फाइलम का नाम प्लैटीहेलमिंथिस है, और राउंड वर्म्स जिनके फाइलम को आप नेमैटोहेलमिंथिस कहते हैं।
तो आपके सिलेबस में जो हेलमिंथल डिजीजेस पढ़नी है वो राउंड वर्म से होने वाली डिजीज को पढ़ना है। आपको 2 डिजीज पढ़ना है हेलमिंथल कैटेगरी से, एक एस्केरियासिस पढ़ना है और एक फाइलेरियासिस पढ़ना है, और ये दोनों राउंड वर्म से होने वाले इन्फेक्शन से हैं, ठीक ना। तो फ्लैट वर्म से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसे नहीं पढ़ना आपको, ओके। और मैं आपको खास तौर पे एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये याद रखिए कि आपका WBC का एक टाइप है जिसको आप एसिडोफिल या इजनोफिल कहते हैं। तो ये जो आपका इजनोफिल जो टाइप ऑफ WBC है एक ग्रैन्युलोसाइट है ये, ठीक ना। टाइप ऑफ WBC, आप WBC को क्लासिफाई करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो उसी में ग्रैनुलोसाइट्स में एसिडोफिल जिनको आप इजनोफिल भी कहते हैं, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं WBC, पर्टिकुलरली वर्म्स को किल करने के लिए, ठीक ना। तो याद रखिए जब जब वर्म का इन्फेक्शन होगा, हेलमिंथल इन्फेक्शन जब होंगे, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो आपका WBC है इजनोफिल, उसका काउंटिंग बढ़ जाता है एंड कंडीशन इज कॉल्ड इजनोफिलिया। तो इजनोफिलिया जो है हेलमिंथल इन्फेक्शंस में एक कॉमन सिम्टम होता है। इजनोफिल जो WBC हैं वो इस केसेस में, इस तरह के डिजीजेस में उनकी काउंटिंग बढ़ जाती है। सौमिल एथलीट्स फुट क्यों कहते हैं भाई? चूंकि याद रखिए कि जो एथलीट्स होते हैं, दौड़ते हैं, तो उनका जो स्किन है रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, कभी कभी रिलेटिवली आम पीपल से जो इंजर्ड ज़्यादा होता है, तो वैसे अपीयरेंस के वजह से ना इसको हम लोग लॉजिकली एथलीट्स फुट कहते हैं। तो आइए हम लोग एस्केरियासिस को डिस्कस करें। एस्केरियासिस पे हम लोग आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कॉजल एजेंट कौन है भाई? इसका कॉजल एजेंट एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक ना। राउंड वर्म है ये, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, निमैट हेलमिंथिस फाइलम से बिलोंग करता है। और आपने किंगडम एनिमलिया में पढ़ा होगा कि जो एस्केरिस होते हैं राउंड वर्म्स, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाले हैं। मेल और फीमेल एस्केरिस अलग अलग होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। फीमेल एस्केरिस लंबी होती है, मेल एस्केरिस छोटे होते हैं। तो हम लोग एस्केरिस पे डिटेल नहीं जाएंगे, फिलहाल आप याद रखिए कि इस डिजीज का जो कॉजल एजेंट है उसी के नाम पे हम लोगों ने डिजीज का नेमिंग कर दिया है। एस्केरियासिस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड से होता है, राउंड वर्म है ये, ठीक है। नेचर पे आते हैं हम लोग। नेचर में जानेंगे हम लोग कि ये जो राउंड वर्म है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ये अपने लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है कि मोर देन वन होस्ट की रिक्वायरमेंट है। यदि मान लीजिए कि कोई भी पैरासाइट सिंगल होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहेंगे। 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहेंगे। एंड मोर देन 2 होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को वो कंप्लीट करता है तो पॉलीजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं हम लोग, ओके। तो इसी में हम लोग नेचर टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि एस्केरिस जो है नेमाटोड, ये किस तरह का पैरासाइट है, कितने होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो मैंने लिखा है ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब क्या हुआ? जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं सिंगल होस्ट में, और इनका सिंगल होस्ट कौन है भाई? तो ह्यूमंस, ओके। याद रखिए ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो याद रखिए एस्केरियासिस जो है ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन है। और एक हेल्दी पर्सन के एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में कोई भी पैथोजन ओरली ही आ सकता है। तो याद रखेंगे आप कि जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स हैं और जो मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन करते हैं, उनमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो फिक्स रहता है लगभग, और वो है फीकल ओरल रूट। बच्चों ज्योति का भैया कि सर फिर से बता दीजिए। बाबू मेरे डाउट्स क्लासेस वगैरह भी लगेंगे,
तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे, आप अपना जब क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपको और फिर से दोबारा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने नोटबुक पे लिख लें, और जब हम एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करेंगे ना तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टाइम क्लास का भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। ये अच्छा उपाय है ना ज्योति? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि वैसे पैरासाइट्स जो अपना लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं उनको मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। जो दो होस्ट में लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं उनको डाइजेनेटिक, और जो मोर देन 2 होस्ट में कंप्लीट करेंगे लाइफ साइकिल उसको हम पॉलीजेनेटिक पैरासाइट नाम देते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि यदि कोई पैरासाइट मोनोजेनेटिक है और वो होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन करता है तो ऐसे केसेस में, ऐसे पैरासाइट्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीकल ओरल ट्रांसमिशन और फीकल ओरल रूट। समझ रहे ना? आप याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसके लैट्रिन के साथ, उसके फीकल मैटर के साथ जो एस्केरिस का एग है वो साथ में बाहर जाता है। इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर में एग्स होते हैं एस्केरिस के, और इस तरह से फीकल मैटर के साथ एग्स बाहर जाएंगे तो अगल बगल का जो सॉइल है उसको कॉन्टामिनेट कर देंगे। एग्स मिक्स हो जाएंगे, एस्केरिस के एग्स मिक्स हो जाएंगे अगल बगल के सॉइल पे। इसीलिए जहां तहां फिकल डिस्पोजल नहीं होना चाहिए, जहां तहां लैट्रिन नहीं होना चाहिए। इसीलिए आजकल हमारे कंट्री में भी सुलभ शौचालय बनाने में फोकस किया जा रहा है, ठीक ना? चूंकि ये जो ठीक ना, जहां तहां जो डिस्पोजल होता है लैट्रिन का, तो उससे ना इसी तरह के जो फिकल ओरल ट्रांसमिशन के जो केसेस हैं, इन्फेक्शंस जो हैं, उसके बढ़ने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अब फिलहाल हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि सॉइल कॉन्टामिनेटेड हो सकता है एस्केरिस के एग से, या मान लीजिए फिकल मैटर पे फ्लाइज बैठती हैं तो उनके पैरों से, पंखों से चिपक सकता है एस्केरिस का एग जो लैट्रिन में है इन्फेक्टेड पर्सन के, और वो फ्लाइज फिर हमारे खाने पे, पीने वाले पानी पे बैठती हैं तो एस्केरिस का एग ट्रांसफर हो सकता है हमारे फूड में, हमारे वाटर में, और फूड वाटर को कॉन्टामिनेट कर सकता है। या बहुत सारे लोग नाखून बढ़ाने के शौकीन होते हैं, तो जब वो फिकल मैटर वॉश करेंगे तो एस्केरिस का एक जो उसमें मौजूद है वो नेल्स में चिपक सकता है, नेल्स में आ सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो ट्रांसमिशन होगा इस पैथोजेन का, वो अनक्लीन हैंड्स के थ्रू हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड सॉइल के थ्रू हो सकता है, ठीक है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ गए आप? मैंने आपको अफेक्टेड पार्ट में मैं डिस्कस कर दूं। जैसे मैं जस्ट कहा कि ये जो पैरासाइट है मोनोजेनेटिक है और हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैथोजेन आता है, ठीक ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इपिथेलियल लाइनिंग है, जो इपिथेलियल सेल्स हैं, आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनर इपिथेलियम पाया जाता है, ठीक ना। जो इपिथेलियल म्यूकोसा है, एलिमेंट्री कैनाल आप पढ़े हैं, ठीक ना, हिस्टोलॉजी पढ़ा है आपने। तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं, और वहाँ की जो इपिथेलियम है वो सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम है। और इपिथेलियल सेल को खाना शुरू करते हैं ये जो पैथोजेन एस्केरिस है ना, ये म्यूकोसल लेयर में जो इपिथेलियल सेल्स हैं उस पे अटैक करते हैं, उनको डैमेज करना शुरू करते हैं, उनको खाना शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको ये निगलना खाना शुरू करते हैं। तो होस्ट का ये फूड खाना शुरू कर देंगे तो श्योर होस्ट जो है हम सब ये कमज़ोर होंगे, इनडाइजेशन होगा, हमारा जो इंटेस्टाइनल रीजन में इपिथेलियल लाइनिंग है, इपिथेलियल सेल्स डैमेज होंगे, ठीक ना। और वहाँ का जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन है ये वहाँ से ना ब्लड सेल्स को खाना शुरू करते हैं,
ठीक ना, आरबीसी को खाना शुरू करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, जो होस्ट का सेमी डाइजेस्टेड फूड है उस पे फीड करते हैं ये पैरासाइट, और जो एपिथेलियल सेल हैं इंटेस्टाइन में उस पे फीड करना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ ये हमारे लंग्स और हार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे आप, एस्केरिस सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल तक ही इसमें इन्फेक्शन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि लंग्स और हार्ट के साथ साथ ये लीवर और ब्रेन को भी हार्म कर सकते हैं। लंग्स और हार्ट में तो थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है इस केस में, साथ ही साथ लीवर और ब्रेन को भी जोड़ सकते हैं आप, इनका भी मतलब कुछ हमारे वाइटल ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर सकते हैं एस्केरिस जो हैं। ठीक है, सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स क्या आएगा? इनडाइजेशन होगा, पचेगा नहीं खाना ठीक से, डायरिया होगा, डायरिया समझाया था मैंने, वोमिटिंग होगा, और यहाँ पे पर्टिकुलरली याद रखिएगा पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, ठीक ना, पेट दर्द ठीक ही नहीं होता, ठीक ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो पेन से रिलीफ के लिए पेन किलर खाते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं हम लोग, पेन किलर्स को एनाल्जेसिक कहते हैं, लेकिन उससे भी ठीक नहीं होता, एब्डोमिनल पेन लगातार लगभग थोड़ा या ज़्यादा बना रहता है, ठीक ना, क्योंकि ये ब्लड सेल्स पे भी फीड करते हैं, ब्लड पे भी फीड करते हैं ये, ठीक ना। तो एनीमिया भी सिम्टम के तौर पे हो सकता है। हर्षिता का क्वेश्चन है भाई कि लंग्स और हार्ट में, मैं आपको बता दूं कि जब एग्स एस्केरिस का एग हमारे बॉडी में आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, तो एग्स जो है ना, एस्केरिस का एग आया है हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में। अब ये एग जो है ये लार्वल स्टेज में डेवलप होता है, एग से लार्वा एस्केरिस का एलिमेंट्री कैनाल में बन जाता है। फिर ये लार्वा हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से सबसे पहले वो हार्ट में जाता है, फिर वहाँ से वो लंग्स जाता है, और लंग्स में जाकर थोड़ा ग्रो करता है ये, फिर लंग्स से हमारे फिर से रिटर्न वो हार्ट में आता है, फेरिंग्स में भी आता है। तो ये जो एस्केरिस का लार्वा जो एग से, ठीक ना, मेटामॉर्फोज होकर के मतलब ग्रो करके बाहर निकला है, एग्स से जो लार्वा बना है, तो एक तो आया था एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे वो लार्वा में ग्रो किया। ये लार्वा जो है ब्लड सर्कुलेशन में आके हमारे मेनी वाइटल ऑर्गन्स में जाकर के ये, ठीक ना, घूमता है, मूव करता है, और फिर सारे ऑर्गन्स में मूव करने के बाद ये लार्वा फाइनली फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और वहाँ पे वो एडल्ट में ग्रो करते हैं, और फिर एडल्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करता है। तो इसका जो लार्वा है जिस जिस ऑर्गन से जा करके जिस जिस ऑर्गन से पास करेगा वहाँ के टिश्यूज पे ये फिट करेगा, और मोर और लेस उन सारे ऑर्गन्स के टिश्यू को हार्म करेगा, डैमेज करेगा। तो जिन ऑर्गन से ये लार्वा पास करेगा उनमें थोड़ा या बहुत डैमेज तो करेगा ही। पीयूष, चूंकि मैं एस्केरिस का लाइफ साइकिल डिटेल नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक ना बाबू, तो मैं आपको बता दूं कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक ना, के बहुत सारे ना स्टेजेस होते हैं, जुवेनाइल स्टेजेस होते हैं, ठीक ना, फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज। तो याद रखेंगे आप, जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज जो होता है ना, ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है एस्केरिस का। सेकेंड जुवेनाइल स्टेज हमारे बॉडी में, हेल्दी बॉडी में आता है। तो जो लाइफ साइकिल का स्टेज आएगा ना हेल्दी बॉडी में, उसको हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं। तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है एस्केरिस का, वो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज होता है, ठीक ना। और चूंकि वो पैक्ड रहता है, ठीक ना, एग लेयर्स में वो पैक्ड रहता है, तो सेकंड जुवेनाइल स्टेज को भी, चूंकि उसकी अभी हैचिंग नहीं हुई है, वो एग से बाहर नहीं आया है, इसीलिए हम लोग उसको भी ना एग ही कंसिडर करते हैं। हालांकि सेकंड जुवेनाइल स्टेज तक, मतलब सेकंड लार्वल स्टेज उसका बन चुका है। जैसे मान लीजिए कि ये एग कॉबर है, इसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग था, इससे, ठीक ना, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बन चुका है, लेकिन अभी एग कॉबर से बाहर नहीं आया है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि एग्स के बॉडी में आने से इन्फेक्शन होता है, ठीक ना। तो पीयूष, आपको जवाब मिल गया होगा कि जो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज है ना एस्केरिस का, वो इन्फेक्टिव स्टेज है, वो हेल्दी पर्सन में आता है। ओके, अब ट्रीटमेंट में आप याद रखिएगा
कि किनोपोडियम ऑयल जो है, ठीक ना, आजकल तो नेट का जमाना है, किनोपोडियम क्या है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। किनोपोडियम ऑयल को हम यूज करते हैं इस इन्फेक्शन के कंट्रोल में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है किनोपोडियम ऑयल। ओके, अनदर हेलमिंथल डिजीज पे हम लोग आएंगे। बच्चा भी एक बहुत देर से वेट करता है, फाइलेरिया पढ़ाइएगा। तो हम चलिए आगे फाइलेरियासिस पे। ओके, फाइलेरियासिस आप याद रखिए, डिजीज का जो एक्यूट, इनिशियल एंड एक्यूट फॉर्म जो डिजीज का है उसे हम फाइलेरियासिस कहते हैं, और जब डिजीज क्रोनिक फॉर्म में आ जाएगा तो डिजीज को हम एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो याद रखिए, ये जो डिजीज है सबसे पहले एक्यूट फॉर्म में अपीयर होता है जिसे हम फाइलेरियासिस कहते हैं, और जब ये क्रोनिक फॉर्म में आ जाए तो एलिफेंटियासिस कहते हैं, हम लोग नाम दे रखा है इसका। ओके, निकिता, इस भाई हम किसी भी वर्म को परमानेंटली कैसे मार देंगे? मान लीजिए एक मुझे इन्फेक्शन हो तो हम मेडिसिन से अपने बॉडी के वर्म्स को मार देंगे, लेकिन नेचर में जितने एस्केरिस हैं उसको हम कैसे मार देंगे? एस्केरिस का जो रिप्रोडक्शन रेट होता है बाबू बहुत ज़्यादा होता है। एक फीमेल एस्केरिस अपने ब्रीडिंग सीजन में एक दिन में 2 लाख अंडा देती है। 2 लाख एग्स पर डे फीमेल एस्केरिस का ये रिप्रोडक्शन रेट है। सोचिए कितना एग्स मारेंगे हम लोग, है ना निकिता? मैं पानी पी रहा हूं। पीयूष, हम लोग पहले फाइलेरियासिस को डिस्कस कर लें अच्छे से, ठीक ना? तो मैं आपको बता दूं, फाइलेरियासिस जो है वो एक नेमाटोड से होता है, राउंड वर्म से होता है, और उसका जीनस है वुचेरेरिया। और वुचेरेरिया के 2 स्पीसीज हैं, ये तो जीनस हो गया वुचेरेरिया, ठीक ना, और इसके 2 स्पीसीज हैं, ठीक ना, कौन कौन? तो वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचेरेरिया मलई, ये 2 स्पीसीज हैं वुचेरेरिया के, जिससे ये डिजीज फाइलेरियासिस होता है। याद हो गया आपको, ठीक ना? स्पेशली याद रखिएगा वुचेरेरिया, जहां W लिखा है मैंने, W का सेंस है वुचेरेरिया। ये जो पैरासाइट है, नेमाटोड है, ठीक ना, राउंड वर्म है, इसका जो नेचर है वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या हुआ कि ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। इसके 2 होस्ट हैं, कौन कौन? तो भाई जिसमें पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जिस होस्ट में पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और जिसमें पैरासाइट जो है या तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता ही नहीं तो उसे हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। तो ये पैरासाइट जो है वो डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एक को प्राइमरी होस्ट कहेंगे जिसमें पैरासाइट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, और दूसरे को हम सेकेंडरी होस्ट कहेंगे जिसमें पैरासाइट या तो रिप्रोड्यूस नहीं करता या फिर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट कौन है भाई? तो ह्यूमंस। और इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। याद रखिए कि जो सेकेंडरी होस्ट है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, ये इस डिजीज का, इस पैथोजन का वेक्टर है। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है इसी मॉस्क्यूटो के बाइट से होता है। तो ट्रांसमिशन तो आप समझ गए, ठीक ना? बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। ठीक है, आप याद रखिए जब मॉस्क्यूटो बाइट करेगा तो पैरासाइट होस्ट के ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। मॉस्क्यूटो बाइट से जब वुचेरेरिया आएगा हम लोग के बॉडी में तो श्योरली ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और फिर ये ब्लड सर्कुलेशन से लिम्फ सर्कुलेशन में आ जाता है, लिम्फ वेसल में आ जाता है ये पैथोजन, और लिम्फ वेसल में आके ही ये रिप्रोड्यूस करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। तो याद रखेंगे वुचेरेरिया पहले ब्लड सर्कुलेशन में आता है, फिर वहां से लिम्फ वेसल्स में आता है। आप ये याद रखिए कि हमारे बॉडी का जो लिम्फ है, सारा का सारा लिम्फ फाइनली ब्लड में मिलता है। तो जो भी ब्लड में है वो लिम्फ में आ सकता है, जो लिम्फ में है वो ब्लड में जा सकता है। ठीक है,
तो वुचेरेरिया ब्लड सर्कुलेशन में आया, फिर वहां से लिम्फ वेसल में आ गया, और लिम्फ वेसल में आकर के ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ाता है। तो वुचेरेरिया का नंबर कहाँ इंक्रीज करेगा? लिम्फ वेसल्स में ये अपना नंबर बढ़ाता है। यहाँ पे खास तौर पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स ओविपेरस होते हैं। वुचेरेरिया भी इनवर्टिब्रेट है, लेकिन ये विविपेरस है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये जो नेमाटोड है, ये जो राउंड वर्म है, वो विविपेरस है। वुचेरेरिया जो है वो विविपेरस है, ठीक ना, मतलब ये यंग वंस को जन्म देता है वुचेरेरिया। और याद रखिएगा इसके साथ साथ ये एक राउंड वर्म, ठीक ना, ट्राइकेनिला, ये भी एक विविपेरस नेमाटोड है, ठीक ना, ये भी नेमाटोड है, राउंड वर्म है, और ये भी विविपेरस है। वुचेरेरिया भी तो एक राउंड वर्म है, और ये याद रखेंगे विविपेरस राउंड वर्म, ठीक ना, विविपेरस नेमाटोड। एक बार पूछा गया था, पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा नेमाटोड विविपेरस होता है, उसमें वुचेरेरिया नहीं दिया हुआ था, ये नेमाटोड दिया हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये एक विविपेरस, और ये यंग वंस को जन्म देता है, और इनके वुचेरेरिया के यंग वंस को माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। याद रखेंगे आप, माइक्रोफाइलेरी वुचेरेरिया के जो यंग वंस हैं, जो इनके बॉडी से बाहर आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो उनको हम माइक्रोफाइलेरी नाम देते हैं। याद रखिए ये जो माइक्रोफाइलेरी हैं, जो यंग स्टेज है वुचेरेरिया का, ये बनेंगे तो लिम्फ वेसल में, लिम्फ सर्कुलेशन में पाए जाएंगे माइक्रोफाइलेरी। क्योंकि जस्ट मैंने कहा कि वुचेरेरिया जो एडल्ट वुचेरेरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है लिम्फ वेसल्स में और अपने यंग वंस को जन्म देता है। तो यंग वंस जो माइक्रोफाइलेरी के नाम से जाने जाते हैं, ये लिम्फ वेसल्स में जेनरेट होंगे, लिम्फ वेसल्स में प्रोड्यूस होंगे। और ये माइक्रोफाइलेरी आप याद रखिएगा कि ये एडल्ट में डेवलप कर जाए, माइक्रोफाइलेरी जो यंग स्टेज है ये एडल्ट में ग्रो कर जाए, इसके लिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और माइक्रोफाइलेरी जो यंग स्टेज है ये एडल्ट में ग्रो कर जाए, इसके लिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी ये 85 लिखा मैंने, 85 लिखा है, ठीक ना, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट की रिक्वायरमेंट है, और ये हम लोगों के बॉडी में है, हमारा बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली इससे ज़्यादा है। तो माइक्रोफाइलेरी हम लोगों के बॉडी में लिम्फ वेसल में बने, लेकिन वो एडल्ट में हमारे बॉडी में रह करके ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। इसीलिए माइक्रोफाइलेरी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले आते हैं और स्किन के ब्लड सर्कुलेशन में चले आते हैं, ताकि माइक्रोफाइलेरी जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, स्किन के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे, तो मॉस्क्यूटो जो है, जब हमारे मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को सक करने जब मॉस्क्यूटो आएंगे, तो ये मॉस्क्यूटो में शिफ्ट कर जाएंगे हमारे ब्लड से। समझ रहे हैं ना। माइक्रोफाइलेरी जो लिम्फ वेसल में बने वो ब्लड सर्कुलेशन में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनको मॉस्क्यूटो में जाना है, अपने सेकेंडरी होस्ट में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इनको एडल्ट में ग्रो करना है। एडल्ट में ये मॉस्क्यूटो में ही जा करके क्यों एडल्ट में ग्रो करेंगे? क्योंकि जो मॉस्क्यूटो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, हम सब जो हैं वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इतना पे फिक्स रहता है, और इनको एडल्ट में ग्रो करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए, तो ये अपने प्राइमरी होस्ट में ग्रो नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मतलब ह्यूमन बॉडी में ये ग्रो नहीं कर सकते। ये किस में ग्रो कर पाएंगे? तो ये मॉस्क्यूटो में जाकर के ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए माइक्रोफाइलेरी, ठीक ना, मॉस्क्यूटो बॉडी में जाने के लिए, मॉस्क्यूटो में शिफ्ट करने के लिए ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले आते हैं, ताकि मॉस्क्यूटो बाइट जब करेगा, ब्लड सक करने की कोशिश करेगा, तो ये फिर हमारे ब्लड से मॉस्क्यूटो में चले जाएंगे, और मॉस्क्यूटो में जाकर के माइक्रोफाइलेरी एडल्ट में ग्रो करते हैं,
मॉस्किटो जो है वो अब कॉन्टामिनेटेड हो गया, उसमें एडल्ट वुचर एरिया है, और ये मॉस्किटो जिसमें एडल्ट वुचर एरिया है जब हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो फिर एडल्ट वुचर एरिया अनदर हेल्दी पर्सन में शिफ्ट कर जाएगा, और ये साइकिल रिपीट होते रहती है। एडल्ट वुचर एरिया लिम्फ वेसल में जाएगा, अपने यंग वंस को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, उनको माइक्रोफाइलरी कहते हैं। फिर ये माइक्रोफाइलरी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे ताकि उनको मॉस्किटो वहाँ से पिकअप कर लें, क्योंकि उनको एडल्ट में ग्रो करने के लिए रिलेटिवली लो टेम्परेचर चाहिए। फिर वो मॉस्किटो में जाकर के एडल्ट वुचर एरिया में डेवलप करेंगे, और फिर मॉस्किटो कॉन्टामिनेटेड जब ये हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उसमें ये शिफ्ट कर जाएंगे। देखो आलोक, जैसे ऐसा नहीं है, ठीक ना, कोई भी मॉस्किटो ब्लड सक करेगा तो ये उसमें जाएंगे, ठीक ना, लेकिन एवरी, जैसे आप याद रखिए, जैसे हम सब होमोसेपियंस हैं और हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, उसी तरह से जो मॉस्किटो पॉपुलेशन है तो सारी मॉस्किटोज जो है ना वो एक दूसरे से अलग होती हैं, ठीक ना। अब एक पैरासाइट जाने को तो किसी भी मॉस्किटो में जा सकता है, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर जो मॉस्किटो स्पीसीज है ना, मॉस्किटो जीनस जो है, उसी में उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसको प्रॉपर फिजिकल कंडीशंस मिल पाते हैं, तो जहां उसको मिलेंगे उसी में वो फर्दर सरवाइव करेगा। मान लीजिए ये एनोफिलीज में चला गया और जा करके मर गया, तो जाना और ना जाना एक जैसा हो गया। मान लीजिए ये एडिस मॉस्किटो में चला गया, जो भी मॉस्किटो सक करेंगे ब्लड को उसमें तो ये जाएगा, डिफरेंट मॉस्किटो पॉपुलेशन में जाएगा, लेकिन फर्दर जो सर्वाइवल होता है ना वो क्यूलेक्स में ही होता है। तो मान लीजिए एनोफिलीज में जो गया, एडिस में जो गया, वो जाके मर गया माइक्रोफाइलरी, तो जाना ना जाना एक जैसा हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं भाई क्यूलेक्स में जाएगा तो मीनिंगफुल माइग्रेशन होगा, मीनिंगफुल एंट्री होगी, और फिर वो अपने लाइफ साइकिल को प्रोसीड कर पाएगा। समझ रहे हो ना बाबू? देखो फलक का क्वेश्चन है कि मॉस्किटो के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। मैं बता दूं, मॉस्किटो को जस्ट कहा कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और जो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक ना। हम लोगों का टेम्परेचर फिक्स है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, इतना है, तो कंफर्म उनको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें हो सकता है कि इतना टेम्परेचर मिले, इससे ज़्यादा भी मिले, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो फिक्स नहीं होता। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है। ओके, हमारा अफेक्टेड पार्ट क्या होगा भाई? लिम्ब वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। देखिए ये लोअर लिम्ब मतलब लेग, हाइंड लिम्ब, ठीक ना, वहाँ के लिम्ब वेसल में इसका इन्फेक्शन होता है, स्क्रोटम का इन्फेक्शन होता है, इवन ब्रिस्ट जो है उसमें भी जो लिम्ब वेसल्स हैं, तो लिम्ब वेसल्स ऑफ लेग, लिम्ब वेसल्स ऑफ स्क्रोटम, लिम्ब वेसल्स ऑफ ब्रेस्ट, इन सब जगहों पे ये जो पैरासाइट है रिप्रोड्यूस करता है, फिट करता है, लिम्फ पे फिट करता है, लिम्फ वेसल में रिप्रोड्यूस करता है। सुन रहे ना मेरी बात को? ठीक है। सिम्टम्स क्या आएगा? तो देखिए मैंने लिखा है इजनोफिलिया। इजनोफिलिया बोला ही था कि जो भी वर्म इन्फेक्शंस होंगे, हेलमिंथल इन्फेक्शंस होंगे, उसमें ना इजनोफिलिया एक आएगा ही सिम्टम। फीवर होगा, चिल्स होगा, इन्फ्लामेशन होगा लिम्फ नोड्स का, ठीक ना, ये सब सिम्टम्स हैं। और फाइनली जो है, एकदम स्टार्ट में नहीं, लास्ट में फाइनली लेग्स में स्वेलिंग दिखेगी, स्क्रोटम में स्वेलिंग दिखेगा, ब्रिस्ट में स्वेलिंग दिखेगा। स्वेलिंग क्यों हो जाती है मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहूंगा, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये देखिए इस तरह की स्वेलिंग आ जाती है। सवाल है स्वेलिंग क्यों आ जाएगी? जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक टिश्यू है, ये टिश्यू के सेल्स हैं, और सेल्स के बीच बीच में ना ये मान लीजिए कि टिश्यू फ्लूइड है, ये मान लीजिए टिश्यू फ्लूइड है। आप जानते हैं भी टिश्यू फ्लूइड होता है। और ये मान लीजिए कि लिम्फ वेसल है, ठीक ना, और इसमें लिम्फ सर्कुलेट हो रहा है, ये लिम्फ है, ठीक है। अब ये देखिए टिश्यू, एवरी टिश्यू का जो टिश्यू फ्लूइड है, आप ये याद रखिए, ये टिश्यू फ्लूइड, इस टिश्यू फ्लूइड की ड्रेनेज होती है लिम्फ में, ठीक ना। यहां पे लिम्फ भरा हुआ है, तो टिश्यू फ्लूइड, ठीक ना,
टिश्यू से निकल के, जो हमारे टिश्यूज हैं उससे टिश्यू फ्लूइड निकल करके ना लिम्फ वेसल्स में आते हैं। अब ये लिम्फ देखिए, ये वुचेरेरिया है, वुचेरेरिया अपना काफी नंबर बढ़ा चुका है, ठीक ना। ये देखिए वुचेरेरिया लिम्फ वेसल में ही अपना नंबर बढ़ाता है, ठीक ना। तो वुचेरेरिया के एक्सेस नंबर होने की वजह से जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। गौर करिएगा, वुचेरेरिया लिम्फ वेसल में रिप्रोड्यूस करता है, वुचेरेरिया अपना नंबर काफी ज्यादा बढ़ा लेता है लिम्फ वेसल में, जिससे जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। और लिम्फ वेसल जब ब्लॉक हो जाएंगी तो लिम्फ का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और इस साइड लिम्फ का एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है। तो यहां लिम्फ का एक्सेस एक्यूमुलेशन हो गया, पूरा भरा हुआ है लिम्फ, तो इधर से टिश्यू फ्लूइड नहीं आ पाता, लिम्फ वेसल में और टिश्यू फ्लूइड नहीं आ पाएगा। तो टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम यही बढ़ेगा ना, टिश्यू में ही टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा ये टिश्यू स्वेल्ड करता जाएगा, सूजन आती जाएगी इस टिश्यू में। तो समझ गए कि इसमें पैरों में सूजन क्यों आ जाता है, क्योंकि जहां के लिम्फ वेसल में वुचेरेरिया अपना नंबर बढ़ाएगा वहां के टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड लिम्फ वेसल में ड्रेन्ड नहीं हो पाएगा, टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट करता जाएगा टिश्यू में, रिजल्टेंट टिश्यू का स्वेलिंग, ठीक ना, टिश्यू में स्वेलिंग दिखने लगेगा। स्वेलिंग का रीजन समझ गए, ओके। और इस तरह की स्वेलिंग, इस तरह के सिम्टम्स देखेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने हेलमिंथल डिजीजेस, जो हेलमिंथल डिजीज पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, एस्केरियासिस एंड फाइलेरियासिस, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले क्लास से प्रोटोजोअल डिजीज स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, अभिषेक का क्वेश्चन है सर इसका ट्रीटमेंट है क्या? आप याद रखिए, जब ये फाइलेरियासिस स्टेज में है, इनिशियल और एक्यूट फॉर्म में जब ये डिजीज है तब इसका ट्रीटमेंट है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब ये क्रोनिक फॉर्म में आ जाएगा, एलिफेंटियासिस के स्टेज में आ जाएगा, तब इसके ट्रीटमेंट में मुश्किल आती है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इसको हम 100% कंट्रोल कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्यूरेबल है इन फाइलेरियासिस स्टेज, बट रिलेटिवली टफ ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट न के बराबर है, 100% ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा जब ये एलिफेंटियासिस के स्टेज में आ जाएगा। तो ओके। आस्था का क्वेश्चन है कि भाई स्वेलिंग से पेन होता है, थोड़ा देखो कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी आपके टिश्यू में तो थोड़ा बहुत पेन तो होगा ही, ठीक ना, सेंसलेसनेस भी थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो बाबू हम लोग अगले क्लास से प्रोटोजोअल डिजीजेज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से प्रोटोजोअल डिजीज में आपको 2 डिजीज पढ़ना है, सिलेबस देखे होंगे आप, एक अमीबियासिस पढ़ना है आपको, अमीबिक डिसेंट्री, और एक मलेरिया पढ़ना है आपको। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो मेरा कल होगा उसमें हम प्रोटोजोअल डिजीज अमीबियासिस से स्टार्ट करेंगे। ओके बाबू, उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, टॉपिक बेहतर समझ पा रहे होंगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। और जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो और एक्स्ट्रा मान लीजिए कुछ जानना हो तो ग्रुप में आप मेरा नंबर देख ही रहे हैं, आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक ना, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना टॉपिक मैं इस चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूँ, कोशिश करिए कि घर पे एवरी डे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपके पास स्लाइड्स आ रहे हैं, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, उसको आप घर पे एक सेल्फ स्टडी जरूर करिए। एवरी डे का वर्क एवरी डे, टॉपिक को एक्यूमुलेट मत होने दीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और टॉपिक पे आपकी जो पकड़ है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर हो। सर हो ना, पीएमटी क्वालिफाई करना, नीट यूजी क्वालिफाई करना बाबू एक रेस है, और इसमें आपको रेगुलर दौड़ना है, ठीक ना, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है आपको और रोज करना है, ठीक है। तो चलिए आप स्वस्थ रहिए और नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं फिर।